अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। साबिक DGI फैज हमीद के कोर्ट मार्शल और 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा के बाद एहतसाब का दायरा फैलाने के मुतालबात जोर पकड़े हैं। फैज हमीद से जुड़े सियासतदानों, जजेस, ब्यूरोक्रेट्स और सहाफियों के एहतसाब के भी दावे किए जा रहे हैं, मगर साथ ये सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या फैज हमीद जो कुछ कर रहे थे, क्या वो उनका अनफरादी फेल था या उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा भी तमाम जराइम में बराबर के शरीक थे, और अगर वो भी इसमें बराबर के शरीक थे तो क्या जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा का भी एहतसाब होगा, जिसका मुतालबा नून लीग के कायद नवाज शरीफ समेत दीगर नून लीगी रहनुमा करते आए हैं। अहम बात यह है कि 2 हफ्ते पहले अपने खिताब में नून लीग के सदर नवाज शरीफ ने इमरान खान को लाने वालों के एहतसाब का मुतालबा किया था, और वो पहले भी कई बार फैज हमीद और जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के एहतसाब का मुतालबा करते रहे हैं, मगर फैज हमीद को सजा के फैसले के बाद नवाज शरीफ ने फैज हमीद के सजा के फैसले पर तबसरे से गुरेज किया था, जिसके बाद यह सवाल पैदा होता है कि क्या नवाज शरीफ जनरल रिटायर्ड बाजवा के एहतसाब के अपने देरीना मुतालबे से पीछे हट गए हैं, और क्या नवाज शरीफ अब जनरल रिटायर्ड बाजवा का एहतसाब नहीं चाहते। वही नवाज शरीफ जिन्होंने खुद अक्टूबर 2020 में सबसे पहले जनरल रिटायर्ड बाजवा का नाम लेकर इल्जाम लगाया था कि उन्हें निकालने में और इमरान खान को लाने में सबसे बड़ा हाथ जनरल रिटायर्ड बाजवा का है। नवाज शरीफ ने कहा था कि जनरल बाजवा साहब, आप ही तमाम मसाइल की वजह हैं, आप ही ने अरकान पार्लियामेंट की खरीदो फरोख्त शुरू की, जजेस पर दबाव डालकर फैसले लिखवाए और इलेक्शन चोरी करके इमरान खान को अवाम पर मुसल्लत किया। जनरल बाजवा साहब, आपको इसका जवाब देना होगा। इमरान नियाजी की इस नाइल हुकूमत की तबाहकारियों का कौन जिम्मेदार है? जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, ये सौगात आप ही की दी हुई है, आप ही इस मुसीबत की मारी कौम की परेशानियों का मूजिब है। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, आपने हमारी अच्छी भली चलती हुकूमत को रुखसत करवाया और मुल्क और कौम को अपनी ख्वाहिशात की भीड़ चढ़ाया। मेंबरान पार्लियामेंट की खरीदो फरोख्त, जिससे हम अरसा दराज से जान छुड़ा चुके थे, दोबारा आपने शुरू करवाई। जजों से जोर जबरदस्ती से फैसले आपने लिखवाए। इंसाफ करने के जुर्म में जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी और काजी फाइज ईसा के खिलाफ तमाम इकदाम आपके इमा पर किए गए। आपने इलेक्शनों में अवाम के इंतखाब को रद्द करके अपनी मर्जी का नाअहल टोला इस कौम पर मुसल्लत किया। नतीजे में होने वाली बर्बादी के भी आप ही जिम्मेदार हैं। जनरल बाजवा साहब, जवाब आपको ही देना पड़ेगा। आपको। नवाज शरीफ जनरल रिटायर्ड बाजवा के खिलाफ पूरी चार्जशीट पेश कर रहे थे, मगर आज नवाज शरीफ समेत नून लीग के बयानी में जनरल रिटायर्ड बाजवा के एहतसाब का मुतालबा पीछे रह गया है, और आज हुकूमती रहनुमाओं की अक्सरियत माजी में होने वाली सियासी मदाखलत और गैर आईनी इकदाम का जिम्मेदार सिर्फ फैज हमीद को करार दे रहे हैं। मगर देखिए, वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह फैज हमीद के कोर्ट मार्शल से कुछ माह पहले जनरल रिटायर्ड बाजवा को किस तरह चार्जशीट कर रहे थे। रवां साल जून में साफी रबिया खान को दिए गए एक इंटरव्यू में राना सनाउल्लाह ने दावा किया था कि मंशियात केस में रिहाई के बाद जब उनकी जनरल बाजवा से मुलाकात हुई तो उन्होंने जनरल बाजवा से गिला किया कि मुझ पर झूठे मुकदमे के जिम्मेदार आप थे, यानी वो सिर्फ फैज हमीद या इमरान खान को जिम्मेदार ठहराने के बजाय जनरल बाजवा को भी इसका जिम्मेदार समझते थे। ये तो थे माजी के बयान जहां नून लीग जनरल रिटायर्ड बाजवा के किरदार पर तनकीद करके उनके एहतसाब की बात करती थी, जबकि अहम बात यह कि फैज हमीद को के सजा के फैसले के बाद भी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने जनरल बाजवा पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तैनाती रुकवाने के लिए जनरल रिटायर्ड बाजवा ने दबाव डाला था और टेक ओवर की धमकियां भी दी थी। तो 9 मई का जो अटेम्प्ट हुआ था, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो थे वो टेक ओवर कर चुके हुए थे, गवर्नमेंट बन चुकी हुई थी, उस सारी चीज को रिवर्स करने का एक डेस्परेट अटेम्प्ट था। उसमें फैज साहब शामिल थे और जो मैन पावर प्रोवाइड जो है वो PTI ने की हुई थी, यानी इमरान खान ने की हुई थी। कोई भी जाती तौर पे जो है नहीं जानता था आसिम मुनीर साहब को, लेकिन एक मेरिट को मेंटेन करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन इसमें जो है जनरल बाजवा ने इंतहाई रेजिस्ट किया और स्पीकर पंजाब असेंबली जो मौजूद हैं, हम उनके पास जाते रहे। इस किस्म की उन्होंने धमकियां हमें दी कि मैं टेक ओवर कर लूंगा। फिर ये भी कहा कि मुझे पार्शली जो है वो रख लें और एक्सटेंशन दे दें। अब जनरल फैज हमीद माजी में भी कह चुके हैं कि मैं तो मेजर जनरल था उस वक्त, और मेजर जनरल बगैर क्या इदारे की पॉलिसी के कुछ कर सकता है, तो जनरल बाजवा के बगैर तो नहीं कर सकते थे। तो अगर मामला 9 मई और इमरान खान सिविलियन लीडर तक ही जाना है या फिर बाजवा तक भी जाएगा? मैं फिर स्पेकुलेट नहीं करूंगा, लेकिन डेफिनेटली मामला जो है किसी भी एक्सटेंड जा सकता है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साबिक आर्मी चीफ पर संगीन इल्जामात लगा रहे थे, इसलिए अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या एहतसाब का दायरा जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा तक भी फैलता है या नहीं,
क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट से करीब समझे जाने वाले सेनेटर फैसल वावड़ा तो वाजे कर चुके हैं कि जनरल रिटायर्ड बाजवा का ट्रायल नहीं होगा, क्योंकि इन मामलात में उनकी शमूलियत नहीं बल्कि सिर्फ इनकॉम्पिटेंस और नेग्लिजेंस साबित हुई है। इसी तरह आज द न्यूज के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की खबर के मुताबिक जराए का कहना है कि इस वक्त जनरल रिटायर्ड बाजवा के खिलाफ कोई केस नहीं है, अलबत्ता जजेस, ब्यूरोक्रेट्स, सियासतदानों और मीडिया पर्सन्स के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। खबर के मुताबिक जराए ने इन दावों को मुस्तरद करते हुए कहा है कि जनरल बाजवा के खिलाफ ना तो कोई तहकीकात हो रही है और ना ही कोई कार्रवाई ज़ेरे अमल है। बाज़ हलकों में फैलाई जाने वाली ये चमकगोइयां बेबुनियाद हैं। जराए के मुताबिक फौजी एहतसाब का वो अमल जिसके नतीजे में जनरल फैज़ को सजा हुई मुकम्मल तौर पर शवाहिद की बुनियाद पर था और सिर्फ उनके इंफरादी इकदाम तक महदूद रहा, जबकि इस केस में साबिक आर्मी चीफ को जोड़ने वाला कोई मवाद मौजूद नहीं है। और इन तमाम मामलों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ। ख्वाजा आसिफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ख्वाजा आसिफ साहब, साबिक DGI फैज़ हमीद को तो 14 साल की सज़ा हो गई है, कोर्ट मार्शल उनका हो गया है, लेकिन इसके बाद स्पेकुलेशन बहुत हो रही है। इनफैक्ट हुकूमत के कई रहनुमा आकर इस पर बात भी कर रहे हैं कि जो दायरा कार है एहतसाब का वो इससे ज़्यादा वसी होगा, इसके घेरे में और लोग भी आ सकते हैं। तो क्या वाकई ऐसा है हुकूमत ये करने जा रही है, सिर्फ महज इस वक्त लोगों को डराया जा रहा है इस हवाले से? नहीं, शाह साहब डराया शराया नहीं जा रहा, लेकिन एक क्या कहते हैं, एक नेचुरल सीक्वेंस है कि इसमें जो उनको सजा हुई है फैज साहब को, उसमें तो एक तो टॉप सिटी वाला केस है ना, एम राइट? जी जी। और उसके अलावा एक दो और केसेस जो है ना जिनमें सजा हुई है, लेकिन जो 9 मई वाला केस है उसमें भी जिस तरह मैंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि इमरान खान का और उनका ये जॉइंट वेंचर था। इमरान खान साहब जो है वो इस तरह पेनिट्रेट जो है रैंक एंड फाइल में पेनिट्रेट नहीं कर सकते थे कि मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को जो है एक्सक्लूसिवली मिलिट्री इंस्टॉलेशन को जो है अटैक किया जाए। यानी जहाँ जहाँ जुलूस किए हैं रास्ते में बड़े ऐसे भी टारगेट आए जिनको नॉर्मली जुलूस या बलवा होता है तो अटैक किया जाता है, लेकिन उनको एक इस तरह लगता है जो पैटर्न था कि एक स्पेसिफिक टारगेट्स लिए गए हुए हैं और उन पे अटैक करना है। एंड ऑल ओवर 2 प्रोविंसेस, पंजाब एंड KP। इससे जाहिर होता है कि कोई ना कोई जो साजिश में बड़े लेवल पे कोई फौज की तरफ से इन्वॉल्व था। उसमें सबसे बड़ा इंटरेस्ट जो है वो फैज साहब का, फैज साहब ने बड़े हाथ पैर मारे कि वो चीफ बन जाएं। पहले 4-5 में उनका नाम भी था, मेरा ख्याल है 4थे नंबर पे नाम था जी। उम्मीद है कि उन्होंने मियां साहब को भी अप्रोच की और बड़े कसम कुरान और बड़े वास्ते दे के कि जी मैं वफादारी करूंगा, आपने चीफ बनाए, बड़े मियां साहब को अप्रोच किया। तो ये इनके जो कॉन्फ्लुएंस हुआ है इनके इंटरेस्ट का, इमरान खान के और इसके फैज के, वो लाजमी तौर के ऊपर जो है ये इस वाक़े को, हमारी तारीख का इतना ये भयानक और इतना सीरियस वाक़या है कि आपने रियासत को चैलेंज किया और के उन अदारों को चैलेंज किया। ये तो आप फौज को जब कन्फ्रंट करते हैं आप आर्म्ड तरीके से और आग लगाते हैं, लड़ाई करते हैं, बंदों को मारते हैं, तो ये तो यू आर डिक्लेयरिंग वॉर ऑन द स्टेट, यू आर डिक्लेयरिंग वॉर ऑन द सिक्योरिटी फोर्सेस। तो ये लाइट बात नहीं है। और इमरान खान अकेला ये नहीं कर सकता था, या उसके जो बंदे थे जिन्होंने किया, दे वर प्रॉपर्ली गिवन द टारगेट्स। GHQ के बाद जाके आजकल असेंबली में लोग बैठे हुए हैं जो उस वक्त GHQ के बाद जिन्होंने तकरीरें की थी और सारे शनाख्त हुए हैं चेहरे जो है। तो कई लोग ख्वाजा साहब ये तो बात कर रहे हैं कि हाँ इमरान खान और जनरल फैज़ का जो है वो एक गठजोड़ है जो कि इस्टेब्लिश होगा। कुछ लोग कहें शवाहिद भी मिल गए, लेकिन जैसे अभी आपने 2022 के जो आर्मी चीफ के जब तैनाती का मामला था उसकी बात की, तो उसमें जनरल फैज़ साहब तो रेस में थे ही थे, लेकिन आपने 2 रोज़ पहले शाहजेब साहब के शो पर यह बताया कि उस वक्त जो जनरल बाजवा साहब थे वो एक और एक्सटेंशन भी लेना चाहते थे, बेशक वो एक महदूद मुद्दत के लिए हो, और ये डरा रहे थे उस वक्त के वरना टेक ओवर हो जाएगा।
और उस वक्त भी ये बातें आई थी, अब आप तो पब्लिकली कर दी, तो आपको लगता है कि ये जो सारा एहतसाब की इस वक्त बात हो रही है, इसमें अगर किसी का एहतसाब सबसे पहले होना चाहिए तो फिर वो क्या साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा का भी होना चाहिए? देखें, ये बेसिकली जो एग्जीक्यूशनर थे, जो प्लानिंग और एग्जीक्यूशनर, जो केसेस जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, उनमें आई डोंट नो, मैं तो जस्ट ऑफ द कफ एक एनालिसिस करके आपको बता रहा हूँ कि ये दो तो डेफिनेटली उसमें थे ना, क्योंकि दे हैड रीजंस और ये ग्रीवियंस जो थे, दोनों के ग्रीवियंस थे जिसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ। बाजवा साहब की उसमें शीरबाद शामिल थी, उसमें वो एक्टिवली इन्वॉल्व थे, या ही वाज जस्ट लुकिंग द अदर वे। I cannot comment on that. नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं धमकी तो उन्होंने उस वक्त की हुकूमत को दी कि हम टेक ओवर कर देंगे, तो उसका मतलब अगर वो किसी के कहने पे तो नहीं कर सकते। नहीं, उन्होंने जिस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ, हुकूमत हमारी थी। जी जी, उन्होंने हुकूमत हमारी थी और हमें उन्होंने कहा कि जी आप मेरी ख्वाहिश है, यानी उनकी ख्वाहिश है, मेरी ख्वाहिश की क्या वक़्त है, तो उसकी तामील करें, नहीं तो मैं टेक ओवर कर। बिल्कुल उन्होंने मुझे कहा, मैं बिल्कुल वाशगाफ अल्फाज में आप स्पीकर प्रोविंशियल असेंबली से पूछें। और इस चीज़ अगर ये उन्होंने जो आप जैसे आप कह रहे हैं कि कहा है, तो फिर एहतसाबी अमल में इसके हवाले से क्या होना चाहिए? देखें, अगर ये प्रोसेस स्टार्ट होता है तो ये बातें अगर उनसे पूछी जाती हैं, क्योंकि ही वाज एडमेंट कि जो देखें, एक शहजाद साहब पाकिस्तान की तारीख में सिविलियन हुकूमतों के साथ या सिविलियन जो सेटअप से साथ उनका बहुत कुछ हुआ, लेकिन एक बात कभी नहीं हुई कि आप आर्मी चीफ अपॉइंट करने की जो ताकत जो है या डिस्क्रेशन जो है वो आप उनसे छीन लें। ये आप पूरी सारी लें, ठीक है, किसी ने सिफारिश करवा ली, जनरलों ने सिफारिश भी कराई चीफ बनने के लिए, बने भी चीफ सिफारशी माही के अंदर। मैं 30-40 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, तो लेकिन ये तो डायरेक्टली, यानी मैं उनको बार बार मिन्नत ही करता था, ये एक प्रोसेस है, इसको ना डिस्टर्ब करें, लेट इट रिमेन विद द सिविलियन गवर्नमेंट, 5 काम आप भिजवाएं, और हम तो आपको कह रहे हैं कि पहले नाम पे रखें, मेरिट पर रखें, शफल करने की जरूरत ही नहीं है कोई। सही। बहरहाल उन्होंने ही इंसिस्टेड, उन्होंने कहा, फिर ये जो आपने दूसरी बात कही है, ये भी बिल्कुल मैंने कही है और बिल्कुल अथॉरिटी के साथ कही है, आई एम नॉट बैकिंग ऑफ। ख्वाजा साहब, ये बताइएगा कि आपकी मियां नवाज शरीफ साहब से बात हुई फैज हमीद के इस सजा के बाद, या आप समझते क्या है कि इज ही सेटिस्फाइड कि जो उनको सजा हुई है यहाँ तक मामला अगर रुक जाए तो काफ़ी है, या ये पीछे जाना चाहिए? क्योंकि जो चार्जशीट नवाज शरीफ साहब की है जनरल बाजवा के हवाले से, वो तो इससे बहुत पीछे जाती है, जिसका उन्होंने खुलकर इज़हार अक्टूबर 2020 में किया, जब उन्होंने इमरान खान को लाने का, मईशत को ख़राब करने का, नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म करने का, ये सारा इल्ज़ाम उन्होंने लगाया था जनरल बाजवा पे कि आपने किया है और आपको इसका हिसाब देना पड़ेगा। तो आज वो क्या समझते हैं कि क्या हिसाब देना चाहिए, या फैज तक मामला हो गया बस काफी है? ये बात मेरा ख्याल है दिसंबर की बात है, गुजरा वाला अक्टूबर 2020 की बात है, ये अक्टूबर की बात है ना? जी जी। तो मुझे उसे जस्ट कपल ऑफ वीक्स लेटर मुझे बुलाया गया, मुझे बुला के कहा गया कि तुम मियां नवाज शरीफ की जो स्टेटमेंट है उसको कंडेम करो। कंडेम करो? अच्छा, कंडेम करो। मैंने कहा टीवी पे, कल पिछले कहा है, जस्ट रिपीटिंग। मैंने कहा मेरा लीडर है वो, मैं किस तरह कंडेम करूं? वो उन्होंने कहा देयर बी ए प्राइस टू पे, अगर आप कंडेम कर देते हो तो आपके नैब के किसी भी ना खत्म हो जाए। मेरे पास केस कोई नहीं था, लिंगर ऑन कर रही थी इंक्वायरी कि ये बात से मीटिंग्स आती हैं, वो 35 साल आती रही हैं, पहले किसी को ख्याल ना है, और मैं उसे टैक्स देता हूँ, मेरा डिक्लेयर्ड सोर्स ऑफ इनकम भी था। मैंने कहा आप कर लें। दूसरा उन्होंने कही हमने तुम्हारा नक्शा रोका हुआ है, हमारे घर के प्लॉट्स हैं उन पर तुम कंस्ट्रक्शन करना चाहते हो, वो भी रिलीज कर देंगे। ये एग्जैक्टली दो लालच मुझे दिए गए। मैंने कहा जी मुझे काबिल कबूल नहीं है,
फिर इमरान तनवीर साहब मेरे साथ थे, भाई है मेरा उसके साथ ताल्लुक है। किसका जिक्र किया आपने? इमरान तनवीर साहब, राना तनवीर साहब, ठीक है। दोनों को बुलाया गया था। उनको कहा गया कि इसको समझाओ। मैंने कहा यार मैं समझने की उम्र से गुजर चुका हूँ, अब क्या समझना है समझ। बहरहाल को हफ्ता 10 दिन बाद मुझे पकड़ लिया गया। और बहुत लंबी स्टोरी है, मेरी पर्सनल स्टोरी है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको डिस्कस करने के लिए अवॉइड कर रहा हूँ। लेकिन जो थोड़ा बहुत मैं बता रहा हूँ, इस तरह की और भी कहानी अभी हमने अपने इंट्रो में सुनाया कि राना सनाउल्लाह साहब का अभी चंद माह पहले का इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने तो बाजवा साहब को कन्फ्रंट किया था जब वो आर्मी चीफ थे कि आपने मुझे जेल में डाला, जब बाजवा साहब ने कहा कि नहीं मैं मौजूद था वहाँ पे। जी, मैं मौजूद था। तो उन्होंने बताया कि कैसे हो सकता है कि जो मेजर जनरल है वो एनएफ के, वो तो सर्विंग होते हैं, और अगर आप कहते हैं कि आपकी नॉलेज में नहीं था तो अगले दिन तो आपने कोर्ट मार्शल कर देना था उनका, यानी कि वो कन्फ्रंटेड है कि आप। मैं मौजूद था। अच्छा, ये नेशनल असेंबली में एक रिसेप्शन थी जहाँ पे ये गुफ्तगू हुई। सही, मैं मौजूद था उधर, बिल्कुल राना साहब ने। तो अब आप लोगों के साथ जो हुआ, और फिर आपने भी अपनी बताई, राना साहब ने बताई, मियां साहब ने उनको चार्जशीट किया था इस पे, तो आपके ख्याल में ये मामला आगे बढ़ना चाहिए वहां तक? क्योंकि देखिए इस वक्त तो मुल्क में एक बहस हो रही है ना कि क्या जनरल फैज के इस सजा से क्या अब एक एहतसाब का अमल वहां पे पहुंच गया, क्या आइंदा कोई इंटरवेंशन नहीं होगी, या आपको लगता है कि उससे आगे जाना पड़ेगा अगर वाकई हमने इंटरवेंशन का मामला रोकना है? तो मैं समझता हूँ, मैं आपसे एग्री करता हूँ, मैं एग्री करता हूँ कि ये शिराज साहब, ये मामला एक तरफ और भी जाना चाहिए। जो जुडिशरी जिसने मियां नवाज शरीफ को, आप देखें कभी पाकिस्तान की तारीख में या दुनिया की तारीख में एक बंदे से अपील का हक भी छीन लेना, स्पेशल ट्रिब्यूनल बनाना, तो ट्रिब्यूनल के ऊपर एक और जज चौकीदार बैठा देना, फिर जेआईटी बनाना, फिर जेआईटी की फाइंडिंग्स के ऊपर जो है उसको कैच सुना देनी। ये तो इसकी मिसाल तो कहीं भी नहीं मिलती, लेकिन जहाँ समरी जस्टिस होता है वहां भी नहीं मिलती कि आपने उसको कोई। अब इमरान खान को सहूलतें मिली हुई हैं, शायद उसको कितनी सहूलत मिली है, 15 महीने उसका केस चला है, उसके पास 3 अभी फोरम्स और हैं जहाँ पे वो रिलीफ के लिए जा सकता है। तो ये उन लोगों में भी पकड़ना चाहिए, जजों को भी हॉल अप करना चाहिए, तो तुमने क्या किया और किसके कहने पे किया, और उसमें फैज शामिल है। जब जुडिशरी को मैनिपुलेट करने में फैज शामिल है, बिल्कुल शामिल है, मैं आपको विद ऑल अथॉरिटी ये कह रहा हूँ शामिल है, और वो इमरान खान की बेनिफिट जो है उसका बेनिफिशियरी था। जी, सारा तमाशा हो रहा था। शौकत सिद्दीकी साहब तो बताते हैं कि 2 मरतबा मेरे घर आ गए थे। शौकत सिद्दीकी साहब तो बताते हैं ना, जैसे शौकत सिद्दीकी के 2 मरतबा मेरे घर आ गए थे बतौर डीजीसी जनरल फैज। तो वही मैं कह रहा हूँ कि आज बड़े बड़े लोगों के जमीर जजों के जाग गए हैं, तसीफे दे गए हैं, उनके जमीर जाग उठे हैं। उस वक्त जमीर ने भंग भी हुई थी या जमीर ने दारू भी हुई थी उस वक्त जमीर कहाँ थे? ये सिलेक्टिव जो है, जो एमनीजिया हो जाना या सिलेक्टिव आपका जमीर जागे, ये तो इससे बड़ी, और फिर वो देखना फिर तो लोग कहेंगे क्या बात होगी, लोग तो फिर आप पे भी कहेंगे ना, आप भी सिलेक्टिव हो रहे हैं कि आप जुडिशरी की बात करें, जनरल फैज की बात करें, लेकिन बाजवा साहब पे कोई इस वक्त एक क्लियर मौकिफ नहीं है जैसे फांसी में होता था। ये तो अभी तो स्टार्ट हुआ है ना काम, इसलिए जजमेंट देनी जरा थोड़ी सी प्रीमेच्योर है। तो आप बात कर रहे हैं इफ वी आर गोइंग टू बी जज्ड ऑन व्हाट हैपेंड 3 days बैक, so that's a bit unfair. This process has just started rolling. ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। ख्वाजा आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान के वजीर। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, मजीद बात करेंगे इससे। वेलकम बैक। DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस और साबिक DGI-SI फैज हमीद के मिलिट्री कोर्ट से सजा के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी मुश्किलात बढ़ रही हैं। हुकूमत बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान से जेल में मुलाकातों पर पाबंदी के ऐलानात कर रही है। वुज़रा 9 मई के केसेस में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की सजा के दावे कर रहे हैं, जबकि एस्टैब्लिशमेंट के करीब समझे जाने वाले सेनेटर फैसल वावडा ये दावा कर रहे हैं कि फैज हमीद अब 9 मई के केसेस में इमरान खान के खिलाफ गवाही देंगे। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत ने DGI-SPR की प्रेस ब्रीफिंग के बाद इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुफाहमाना लबो लहजा इख्तियार किया था और ये कहा था कि वो तसादुम नहीं चाहते, इसलिए ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देंगे। लेकिन अहम बात यह है कि मरकजी क़यादत के बरक्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से मुसलसल जहराना मूड में नजर आ रही है। सूबाई क़यादत की तरफ से अवामी जलसों में सख्त तनकीद की जा रही है और कारकुनों के जज्बात को उभारा जा रहा है। पिछले हफ्ते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई क़यादत ने
पेशावर के जलसे में DGI-ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया था, जबकि आज कोहाट में अवामी जलसे से खिताब में वजीर आला सोहेल आफरीदी ने कारकुनों को डी चौक की जाने मार्च करने के लिए तैयार रहने की हिदायत की है। सोहेल आफरीदी ने कहा कि बानी PTI ने जेल से आज़ादी या मौत का पैगाम दिया है, इसलिए इस बार हम कफन पहनकर डी चौक जाएंगे और या तो मारे जाएंगे या आज़ादी लेकर आएंगे। हल क्या है? आप लोग डी चौक कर रहे हैं। कुछ टाउट्स जो रात को मीडिया पर बैठते हैं वो हमें डराते हैं कि गोलियां चलाई जाएगी, गोलियां मारी जाएगी। डरते हो? इमरान खान का जेल से पैगाम भी आ चुका है कि आजादी या मौत। तो अगर हम इस दफा जाएंगे तो या कफन में वापस आएंगे और या आजादी लेकर आएंगे। आप लोगों ने तैयार रहना है। इमरान खान साहब ने ये जिम्मेदारी, चाहे वो मुज़ाकरात की हो या एहतजाज की हो, वो तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के महमूद अचकज़ई साहब और अल्लामा नासर साहब को दी है। मैंने बजाते खुद उनसे मुलाकात की है और हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी कराई है। तो इंशाल्लाह जब भी उनकी तरफ से कॉल आएगी आप सब ने तैयार रहना है इंशाल्लाह ताला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत और सूबाई क़यादत इस वक्त अलग अलग पॉलिसी पर गामजन नजर आ रही है। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी से बड़े नामों के निकाले जाने के बाद पार्टी के अंदर से तनकीद हो रही है, जबकि पार्टी के लॉयर्स विंग में भी इस वक्त तकसीम नजर आ रही है, जिसके असरात कल होने वाले पाकिस्तान बार काउंसिल के इलेक्शन में भी देखे गए, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता वकला पाकिस्तान बार काउंसिल की 23 नशिस्तों में से सिर्फ 7 पर जीत सकी है, जबकि बाकी 16 नशिस्तें हुकूमती हिमायत वकला ने जीती हैं। इन नताइज के बाद इंसाफ लॉयर्स फोरम खैबर पख्तूनख्वा के सदर काजी अनवर ने अपनी शिकस्त की जिम्मेदारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर आयद करते हुए पार्टी के उहदे और बुनियादी रुकनीत से इस्तीफा दे दिया है। इसके अलावा PTI के साबिक रहनुमाओं इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फैज हमीद की सजा को खुशाइंद करार दिया है कि बैरून मुल्क से चलने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं और PTI को इन अकाउंट से ला ताल्लुकी का ऐलान करना चाहिए। हम इन तमाम मामलों पर बात करेंगे और उसके लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम ने। शेख साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। शेख साहब, DGI-ISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके बाद हमने देखा आपकी जो मरकजी क़यादत है जिसमें सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर गौहर, इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस्लामाबाद में और उन्होंने कहा कि देखें हम ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देना चाहते, हम चाहते हैं कि पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे आए और बातचीत के जरिए आगे बढ़े, वे आउट निकाला जाए। लेकिन आज हमने देखा जो आपकी सूबाई क़यादत है जिसमें चीफ मिनिस्टर सोहेल आफरीदी हों, उन्होंने जो कोहाट में जलसा किया, वहाँ पर खिताब किया, वो तो बहुत ही जज्बाती और जोशीला था, जिसमें वो दोबारा बात कर रहे हैं इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने की, डी चौक की, और कह रहे हैं कि या हम कफन में वापस आएंगे या हम आज़ादी वापस लेकर आएंगे। तो क्या इस वक्त चल क्या रहा है, थॉट प्रोसेस क्या है PTI का, क्या आप करने जा रहे हैं? एहतजाजी तरीके से आगे बढ़ना चाह रहे हैं, बातचीत के जरिए आगे बढ़ना चाह रहे हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि ऑब्वियसली मरकजी क़यादत जिसमें वकला और सीनियर लोग हैं, वो जब गुफ्तगू करेंगे किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, किसी अहम मामले को एड्रेस करेंगे उसकी टोन में, और एक जलसा जो कि मोबिलाइजेशन का हिस्सा है और लोगों को प्रिपेयर करने के लिए वो एक इवेंट है, तो उसमें चीफ मिनिस्टर जो है उसकी टोन, उसमें फ़र्क होगा। तो मेरे ख्याल में ये कोई ऐसी बात नहीं है। जहाँ तक आपने कहा कि ये चाहते हम क्या है, बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, जैसे मरकज़ी क़यादत ने कहा, जिनका आपने ज़िक्र किया, वो चाहती है कि चीज़ें हल हों। इमरान खान साहब नाहक कैद हैं, उनको रिहाई दी जाए, उससे पहले फौरी उनसे मुलाकातों का सिलसिला बहाल किया जाए फॉलोइंग द कोर्ट ऑर्डर्स, और तहरीक इंसाफ को जब बिल्कुल दीवार से लगा दिया जाता है शहजाद भाई, जब उनको अदालतों में भी दीवार से लगाया जाता है, जब उन्हें ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी स्पेस नहीं मिलती है, सेनेट में भी स्पेस नहीं मिलती है, और जो उनके हुकूक हैं वो मारे जाते हैं, तो फिर आइन उनको हक देता है कि एक पुरअमन आइनी एहतजाज होना चाहिए, और वो आखिरी, हमेशा आखिरी जो है, क्या उसे कहते हैं, रिजॉर्ट होता है। जब आदमी के सारे रास्ते बंद कर दिए जाएं तो फिर वो एहतजाज की तरफ आता है। तो क्योंकि वो बड़े अरसे से, जब से वो चीफ मिनिस्टर बने हैं, वो एक मोबिलाइजेशन के हवाले से एक कैंपेन कर रहे हैं, मुख्तलिफ उन्होंने जलसे किए हैं, तो ये जलसा भी उसी कैंपेन का हिस्सा था। ऑब्वियसली वहाँ जो खैबर पख्तूनख्वा में वर्कर है, वो एक्सपेक्ट करता है आफ्टर अली अमीन
जो लास्ट मोबिलाइजेशन हुई थी 26 तारीख को, कि उस किस्म की कोई मोबिलाइजेशन होगी तो फिर वो मेरे ख्याल में जलसे में तकरीर जो है वो अल्फाज जो है वो उसकी वो करते हैं। तो ये जो सपोर्टर्स हैं आपके खैबर पख्तूनख्वा में, उनके दबाव में फिर आप कह रहे हैं कि इस किस्म की तकारीर की जाती हैं, और अगर दबाव में की जाती हैं तो फिर उम्मीदें तो उनकी बढ़ाई जा रही हैं कि चले हम इस्लामाबाद की तरफ भी जाएंगे, जबकि मेरे ख्याल से जो अलीमा खान साहब है वो तो बता चुकी है कि इमरान खान ने कहा है कि इस्लामाबाद की तरफ आने का सोचेगा भी मत, क्योंकि ऑब्वियसली इनकी तरफ से जो हुकूमत की तरफ से रिएक्शन आएगा वो बहुत खतरनाक हो सकता है। देखिए, नहीं, दबाव वाली बात को मैं पहले निकेट करना चाहता हूँ, क्योंकि सुहेल अफरीदी खुद ही इज़ वन ऑफ द वर्कर्स ISF और यूथ, और वहाँ से वो आगे आए हैं, और अभी आप उनमें देखते हैं कि उनमें वो यूथ की और ISF की रमक आपको नज़र आती है। तो प्रेशर की बात नहीं, वो उनके अपने जज्बात भी यही है। ऑब्वियसली वो एक चीफ एग्जीक्यूटिव है एक सूबे के, जब वो बात कर रहे हैं और वो उसी कम्युनिटी से बाहर आए हैं, उसी पार्टी का हिस्सा हैं, तो वो दबाव के तहत नहीं, वो अपने जज्बात की अक्कासी कर रहे हैं। मगर मैं एक दफ़ा दोबारा कहूँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पुरअमन आईनी एहतजाज पे यकीन रखती है। जहाँ तक आपने अलीमा बाजी की बात की है, आपको याद होगा कि उन्होंने कहा था कि इमरान खान साहब ने कहा है कि आप तैयारी पकड़ें अडियाला के सामने, तो उस दिन से फिर ये मोबिलाइजेशन की तैयारी जो है वो कर रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि ये जो इस वक्त जलसों का सिलसिला है खैबर पख्तूनख्वा में, ये मोबिलाइजेशन है, ये आप लोगों को प्रिपेयर कर रहे हैं कि किसी वक्त भी एहतजाज करना पड़ सकता है, ये तैयारी उसी की है? देखिए सर, बात यह है कि हमेशा जो भी मोबिलाइजेशन होती है ना जी, वो KP ही लीड करता है, KP ऑर्गेनाइज करता है। पंजाब में ना हमारी हुकूमत है और फस्तायत अपने उरूज के ऊपर है। आप ये देखें कि अडियाला में रात 2:30 बजे इमरान खान की नियती बहनों के ऊपर कितने हार्डली 30 आदमी होंगे, उन पे किस तरीके से पानी जो है वो फेंका गया और किस तरीके से उनको वहाँ से रिमूव किया गया। हमारे वर्कर्स की गाड़ियाँ, उनकी गाड़ियों की चाबियाँ, बंदे वहाँ से गिरफ्तार हुए। कई बंदे जो हैं वो कल परसों जाके वहाँ से वो रिलीज़ हुए। तो अल्टीमेटली ये सारे का सारा जो है ये लीड जो है KP ने ही करना होता है। शेख साहब देखिए, एक तो आप लोग ये एक आपकी एक ये राय हो सकती है कि देखिए बातचीत के जरिए मामलात को हल किया जाए, ये आपकी ख्वाहिश भी हो सकती है, लेकिन रियलिस्टिकली क्या तहरीक इंसाफ को नजर आ रहा है कि जिस किस्म की DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उसके बाद जो रद्द-ए-अमल आया, उसके बाद जो है ये वाकई डायलॉग का रास्ता खुला हुआ है? क्योंकि अब जो वफाकी वुज़रा हैं वो तो खुल के कहते हैं कि आप किश्ती मिस कर चुके हैं, बोट मिस कर चुके हैं अब आप। देखें, ये वफाकी वज़रा जो हैं वो मैटर नहीं करते, ये पपेट्स हैं जो जब इनको चाबी दी जाती है, आपने देखा नहीं कितने सिस्टमेटिक तरीके से एक ही दिन में 5-6 वज़ीर, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, दूसरी तीसरी, और फिर आप लोग बड़े शदोमत से उसको दिखाते भी हैं। हमारी तो कोई मेन क़यादत भी हो तो उसको भी आपके चैनल्स वगैरह नहीं दिखाते, मगर वहाँ एक छोटा सा आप है ना मेन क़यादत, यहाँ पे बैठे हुए हैं बात कर रहे हैं। मैं टॉक शो की बात नहीं, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहा हूँ। तो वो करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि उनको मौका मिलता है तो उनकी बातों को वो ज्यादा मैटर नहीं करती हैं। नहीं, वो भी तो एक पैगाम रसाई है ना कि बात नहीं करना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं आप किसी को पैगाम लेकर आए हैं तो भी पैगाम तो पैगाम ही है। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। तो उसमें यह है कि क्योंकि खान साहब ने किसी भी किस्म की एंगेजमेंट से 2-3 अगर उनके पैगामात आप आखिरी देखें तो उनसे मना फरमाया था कि जी आपने कोई एंगेजमेंट इसलिए करनी नहीं है, ना गवर्नमेंट से ना एस्टैब्लिशमेंट से, क्योंकि टाइम्स एंड अगेन लोग खान साहब को अंदर जाके मिलते रहे और कहते रहे कि जी वसी तर मुफाद में जो है मुज़ाकरात होने चाहिए, और खान ने हमेशा कभी मुखालफत नहीं की। आप देखें मुज़ाकराती कमेटी भी खान साहब की प्रपोज की गई हुई थी, जिस पे 1-2-3 नशस्तें हुई, मगर उसका हल कोई ना निकला। तो ये तो है सूरत हाल, मगर रह गई डायलॉग की बात। ये तो क्योंकि खान साहब ने भी मना फरमाया। डायलॉग तो जब शुरू होने किसी वक्त भी शुरू हो सकते हैं। आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस या ये वज़रा की जो गुफ्तगू है इसकी इंटेंसिटी ना देखें। नहीं, लेकिन ये कल मेरे जैसे अभी जो कौमी कॉन्फ्रेंस की आप बात करें तो कल फिरदौस शमीम नकवी साहब से मैंने पूछा कि उसमें आप पीपल्स पार्टी को दावत देंगे, उन्होंने कहा तमाम जमातों को देंगे। जैसे खैबर पख्तूनख्वा में जो जिरगा हमने बुलाया उसमें नून लीग भी थी, दीगर जमातें भी थी, यहाँ पे भी सबको दावत देंगे। तो आप कह रहे हैं खान साहब ने मना किया बातचीत करने का, तो भाई कौमी कॉन्फ्रेंस में कौन आएगा? अगर हुकूमत या पीपल्स पार्टी नहीं होगी तो क्या फायदा होगा अगर ऑपोजिशन जमातों ने मिलकर ही बातचीत करनी है? देखें, मैं तो आपको खान साहब के जो आखिरी पैगामात हैं मैं वो दे रहा हूँ। हो सकता है उज़्मा खान साहबा के थ्रू, क्योंकि आपको याद होगा जब वो बाहर आई हैं तो उन्होंने कहा था कुछ पैगामात हैं जो मैं डायरेक्ट जो है उन लोगों को दूंगी। तो हो सकता है उसमें कोई ऐसी बात की गई हो। रह गई बात APC की, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नहीं, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईनी पाकिस्तान की है।
और हम उसके मेंबर हैं। हाँ, बड़ी पार्टी जरूर है, मगर हम उनके डिसिप्लिन के पाबंद हैं। तो बहरहाल उसी ट्वीट में जहाँ ये कहा गया था कि आपने एंगेजमेंट नहीं करनी खान साहब की, वहाँ ये कहा गया था अगर अचकजई साहब से कोई वो करे तो वो अचकजई साहब कर सकते हैं। खान साहब की ट्वीट के अंदर, सेम ट्वीट के अंदर ये लिखा हुआ है। तो उसी कुल्लिये के तहत अगर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान अचकजई साहब की सरबराही में उनको बुलाती है तो हम उस डिसिप्लिन के पाबंद हैं। शेख साहब, जब आप कहते हैं कि हमें हमारे बतौर जमात दीवार से लगाया हुआ है, तो ऐसे में तो ऑब्वियसली आपकी पार्टी में यूनिटी ज़्यादा दिखनी चाहिए और छोटे छोटे बैटल्स होते हैं जो आप जीत के अपने लिए रास्ता बनाते हैं। जैसे पीडीएम की एक मिसाल है, आपने देखा ना 2020 से जलसे करना शुरू किए, 2021 के आखिर में उनको लगा कि अब शायद हम उस जगह पे पहुंच चुके हैं जहां पे पीटीआई की हुकूमत को एक धक्का दे सकते हैं। लेकिन एक तो जैसे अभी बाई इलेक्शन हुए वहां पे चले, आपका एक क्लेम है कि हमारे खिलाफ धांधली हो गई, लेकिन अभी कल पाकिस्तान बार काउंसिल का इंतखाबात थे, वहां पे भी कोई हमें यूनिटी नहीं नजर आई। हामिद खान साहब का प्रोफेशनल ग्रुप जो है वो इंसाफ लॉयर्स फोरम के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहा है, जबकि सलमान अकबर राजा ने पूरा एक कहा भी था कि जो इसके खिलाफ जाएगा वो तो गद्दार होगा। उन्होंने तो चले एक अलग ही मामला है कि माशाल्लाह आपको तकलीफ होती है कि हमारे कायद को गद्दार ना कहे, लेकिन दूसरों को आप गद्दार डिक्लेयर कर रहे होते हैं। तो ये मामला क्या है? ये छोटी छोटी बैटल्स भी आप नहीं जीत पा रहे हैं, यहाँ पे भी आप यूनिटी नहीं दिखा रहे हैं। नहीं, दूसरों को गद्दार नहीं निकले। देखें, जो फस्तायत हमारे साथ हो रही है या जिस तरीके से हमें तोड़ने की, ब्रेक करने की, हमारी सफ़ों में वो चीज़ें जो है वो दरारें पैदा करने की कोशिश हो रही है, पीडीएम के साथ उस लेवल पे तो कोई चीज़ हुई नहीं जो हमारे साथ हुआ है या हो रहा है, अभी भी हो रहा है। एक छोटा बार का इलेक्शन हो या पंजाब बार का हो या पाकिस्तान बार का हो, आपने ट्विटर की बात की है। देखें, जिन लोगों ने इमरान खान के नाम पे वोट लिए और पंजाब बार के मेंबर बन गए और उसके बाद वो इमरान खान के पाकिस्तान बार के कैंडिडेट को सपोर्ट नहीं करते हैं, तो दे आर बीइंग ट्रेटर्स। ये खुदा ना खास्ता मैं ऐसे नहीं कह रहे। वोट, मैं अगर इमरान खान के नाम पे वोट लेके आया हूँ और मैं कल छोड़ के कहीं चला जाता हूँ तो मुझे भी लोग गद्दारी कहेंगे। तो जो बंदा इमरान खान के अभी चंद दिन पहले वोट लेके आया है, छोड़ के चला जाता, तो उसमें देखें इन हालात में जो जबर हो रहा है, उसके बाद जो लीडर है, हेड ऑफ द पार्टी है, वो अंदर है, कम्युनिकेशन ब्रेक हुई है, बहुत सी इश्यूज होते हैं। यहाँ पे तो आपको पता है ना, हामिद खान साहब ग्रुप, इंसाफ लॉयर्स फोरम, वो आमने सामने है ना, इसमें तो कोई आके कोई दरारें तो नहीं डालता। हामिद खान साहब ग्रुप ने पहले दिन से ही, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो हमारे सेनेटर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर हैं, समहाउ उन्होंने अपने पहले दिन से ही अपने ग्रुप की पहचान और अपने ग्रुप अलग रखा है और खान साहब ने उसको रिकॉग्नाइज किया और खान साहब ने उसको रिकॉग्नाइज किया। ये ऐसे नहीं है। और फिर खान साहब ने पाबंद किया कि आपने उनको सपोर्ट करना है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहली दफ़ा, याद रखिएगा, बाकायदा तौर पे पंजाब और पाकिस्तान बार के इलेक्शन में उतरी है और सीटें ली हैं और हामिद खान साहब को भी सपोर्ट किया और उन्होंने भी हमें सपोर्ट किया। शेख साहब, साबिक DGI फैज हमीद की सजा के बाद हुकूमत का ये कहना है कि जो एहतसाब का दायरा कार है वो मजीद वसी होगा और वो इमरान खान तक भी पहुंच सकता है। इनफैक्ट सेनेटर फैसल वाडा साहब ने तो ये कहा है कि जो 9 मई का मामला था उसमें तो शवाहिद भी हैं और जनरल फैज जो है वो इमरान खान के खिलाफ गवाही भी दे सकते हैं। तो आपको लगता है कि जो मुश्किल वक्त है PTI के लिए वो भी खत्म नहीं हुआ है, रियासत मजीद सख्ती की तरफ जा रही है? मैं समझता हूँ कि एक तो बंदे, इस किस्म के बंदे जो मुग़ल्लज़ात और भरी गुफ्तगू करते हैं नेशनल मीडिया पर बैठ के, आपका बड़ा संजीदा प्रोग्राम है, उनके रेफरेंस से तो मेरे ख्याल में सवाल ना ही हो तो मुनासिब। मगर आप भाई आपने सवाल कर लिया तो मैं बेनामी सेनेटर को जवाब देने की बजाय मैं ये समझता हूँ कि हम पे ऑलरेडी मुसीबतें जो हैं वो कोई कम नहीं है। मुसीबतें कम हुई कहाँ है, मुसीबतें रुकी कहाँ है, मसाइल कब कम हुए, कहाँ अदालतों में हमें रिलीफ मिल रहा है, कहाँ पंजाब में पुलिस से हमें रिलीफ मिल रहा है, कौन सा महकमा है जो हक से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डील कर रहा है। तो वो ये जो गिदड़ भबकियाँ हैं ना जी कि वो और हो जाएंगी, वो हो जाएंगी, पहले भी हो रही हैं और हो जाएंगी। जो खड़े हैं वो खड़े हैं, जो दौड़ने से दौड़ गए ने, अगर कोई और बर्दाश्त नहीं कर सके तो वो भी दौड़ जाएगा। यही कुछ ही है ना सर। मगर दुनिया खड़ी है और वो जब इस PDM की पार्टियों के ऊपर थोड़ा जहा सेका इन्होंने आंदा सी तो इन्हों का पता भी नहीं सी लगता कितने आए तो कितने गए। हमारे लोग तो फिर छोटे लेवल से लेके मिडिल टीयर से लेके हाईएस्ट टीयर तक सब उस जबर का शिकार हैं। सख्तियाँ अल्लाह ताला खैर करेगा। वो कुरान में है ना जी, वायद का मफहूम और तर्जुमा इस तरह है कि वो आपकी शकत से बढ़ के अल्लाह ताला आपको जो है वो उस पर परेशानी या बोझ आप पे नहीं डालता। मफहूम ऐसे है, जितनी शकत है अल्लाह ताला। बहुत बहुत शुक्रिया शेख वकास अकरम साहब हमारे साथ प्रोग्राम में। एक ब्रेक शामिल करेंगे, मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक।
खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत के दरमियान सूबे में फौजी ऑपरेशन पर जहां एक तरफ इख्तलाफात की खबरें सामने आती रही हैं, वहीं अब यह खबर भी सामने आ रही है कि खैबर पख्तूनख्वा की वादी तीरा में फौजी ऑपरेशन करने की तैयारियां की जा रही हैं और कहा जा रहा है कि ऑपरेशन किसी भी वक्त शुरू हो सकता है, जिसके लिए सिक्योरिटी फोर्सेज और मकामी उमायदीन के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। रोजनामा डॉन के सहाफ़ी इब्राहिम शिनवारी की खबर के मुताबिक पिछले 4 रोज से सिक्योरिटी हुक्काम और वादी के उमायदीन के दरमियान लोगों की नकल मकानी और बेघर अफराद के माली पैकेज पर मुशावरत जारी है। मुशावरत में शामिल एक बुजुर्ग का कहना है कि ऑपरेशन का आगाज अब कुछ वक्त की ही बात है, ताहम सिक्योरिटी हुक्काम ऐसे तरीक़ेकार वज़ा करने पर जोर दे रहे हैं जिससे मकामी लोगों को नुकसान से बचा सकें और इनकी मुश्किलात कम कर सकें। खबर के मुताबिक उमायदीन ने मुज़ाकरात में सिक्योरिटी हुक्काम को अपने मुतालबात पेश किए हैं, जिसमें 5 लाख रुपए की एडवांस अदायगी, मुफ्त ट्रांसपोर्ट की फराहमी और IDPs की वापसी के बाद मजीद फौजी कार्रवाइयाँ या जबरी नकल मकानी ना करने की यकीन दहानी शामिल है। साथ ही उमायदीन ने यह भी मुतालबा किया है कि सिक्योरिटी एहलकारों के साथ होने वाली तमाम मुलाकातों में किए गए फैसलों के बारे में तहरीरी मुआहदा किया जाए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, वजीर दाखिला, पेशावर के कोर कमांडर और सूबाई वजीर आला को जामिन बनाया जाए। दूसरी जानिब आज ईरान में अफगानिस्तान से मुतल्लिक माशी और सिक्योरिटी मसाइल और पाक अफगान सूरत-ए-हाल के हवाले से एक इंतहाई अहम इजलास हुआ है, जिसमें पाकिस्तान समेत रूस, चीन, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के नुमाइंदों ने शिरकत की। मगर दिलचस्प बात यह है कि जो इजलास अफगानिस्तान की सूरत-ए-हाल से मुतल्लिक होना था, अफगानिस्तान ने उस इजलास में शिरकत से इनकार कर दिया। तालिबान की वज़ारत खारजा के नायब तर्जुमान ज़िया अहमद ने इस इजलास में शिरकत से इनकार करते हुए कहा कि अफगानिस्तान इस इजलास में शिरकत नहीं करेगा, क्योंकि अफगानिस्तान पहले ही इलाकाई तंजीमों और ताउन के मौजूदा फ्रेमवर्क के तहत खित्ते के ममालिक के साथ मुकम्मल फाल ताल्लुकात रखता है और इस हवाले से काबिल जिक्र पेशरफ भी कर चुका है। इसी हवाले से आज प्रेस ब्रीफिंग में ईरान की वज़ारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा है कि ईरान काबुल के इस फैसले का एहतराम करता है, लेकिन ऐसे इलाकाई फोरम्स पर अफगान हुकूमत की मौजूदगी बाहमी समझबूझ को मजबूत और पड़ोसी ममालिक के दरमियान मसाइल के हल में मददगार साबित हो सकती है। ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास इराक्ची ने आज इस इजलास से खिताब में कहा कि गुज़िश्ता दिहाइयों के तजुर्बात ने यह साबित कर दिया है कि अफगानिस्तान में अमन, तरक्की और खुशहाली का ताल्लुक बराह रास्त तमाम पड़ोसी ममालिक के मफादात से जुड़ा हुआ है। इसीलिए हमें खुशहाल अफगानिस्तान के मुस्तकबिल के लिए मिलकर काम करना होगा। इस इजलास के इख्तिताम पर पाकिस्तान के खसूसी नुमाइंदे बराए अफगानिस्तान मोहम्मद सादिक ने कुछ देर पहले ही अपनी ट्वीट में लिखा है कि उन्होंने आज के इजलास में तमाम ममालिक के साथ इस बात पर इत्तेफाक किया कि अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी का खतरा खित्ते के लिए एक बड़ा चैलेंज है। उन्होंने लिखा कि मैंने इस बात पर जोर दिया है कि अफगान अवाम पहले ही बहुत ज़्यादा मुश्किलात झेल चुके हैं और वो एक बेहतर मुस्तकबिल के हकदार हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि मौजूदा डिफैक्टो हुक्मरान इनकी मुश्किलात कम करने के लिए अमली इक़दामात करें और इस हवाले से सबसे अहम कदम ये होगा कि अफगान सरजमीन से हर किस्म के दहशतगर्दों का बिला इम्तियाज़ खात्मा किया जाए। इसके अलावा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान अक्टूबर में शदीद सरहदी झड़पों के बाद दोनों ममालिक के दरमियान 2 माह से सरहदी गुजरगाहें बंद हैं, जिससे दोनों जानिब के अवाम और ताजर मुश्किलात का शिकार हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाक अफगान सरहद मजीद 1 माह बंद रहने से पाकिस्तान को कुल 15 से 17 करोड़ डॉलर तक का नुकसान हो सकता है, जबकि दूसरी जानिब अफगानिस्तान के किसानों ने सरहदें बंद रहने से अहम मंडियां तक रसाई खो दी है और अफगान मीडिया के मुताबिक अफगान ताजरों को रोजाना की बुनियाद पर $2.5 मिलियन का नुकसान उठाना पड़ रहा है। इतना ही, शो से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।